दिस। तो हमारे पास पहला आ जाएगा हाउ द स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड, हाउ द स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड। तो हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स कैसे फॉर्म होती हैं, हाउ द स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड, तो ये बोल देते हैं द स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड बाय सुपर इम्पोजिंग द टू वेव्स, the two traveling waves moving in opposite direction, moving in the opposite direction, moving in the opposite direction। दूसरा, टीचर आपको बोलेगा व्हाट कैन बी द इक्वेशन ऑफ द स्टैंडिंग वेव। अब कल मैंने बच्चे यहाँ पर नंबर ने डाउट पूछा था और कल मैंने बच्चे उसको एक पेपर का 2 पेजेस का बच्चे एक मटेरियल दिया था। अगर जिस भी बच्चे ने वो पेपर पढ़ा हो या वो मटेरियल पढ़ा होगा तो उसको पता लगेगा कि आपकी स्टैंडिंग वेव्स की कोई एक पर्टिकुलर इक्वेशन नहीं होती है, आपके पास यहाँ पर इसके डिफरेंट इक्वेशंस होती हैं, ये हमको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन है, जैसे कि टीचर बोलता है व्हाट कैन बी द इक्वेशन ऑफ द स्टैंडिंग वेव, तो y इज इक्वल टू 2a इनटू मेरे पास cos ऑफ kx इनटू साइन ऑफ ओमेगा t। क्या यहां पर मेरे पास जो वेव की इक्वेशन आई है ये यूनिक है? आप बोलोगे नहीं, इसके 4 पॉसिबल केसेस हो सकते। कॉस को साइन से रिप्लेस कर दो, साइन को कॉस से, कॉस कॉस का एक, साइन साइन का एक कॉस साइन, एक साइन कॉस। मेरी बात को समझो, यानी कि कोई टीचर बोलेगा तो आप बोलोगे जी सर जी ये 2a कॉस के एक्स कॉस ऑफ ओमेगा टी स्टैंडिंग वेव, 2a साइन ऑफ के एक्स साइन ऑफ ओमेगा टी सर जी स्टैंडिंग वेव, 2a साइन ऑफ के एक्स कॉस ऑफ ओमेगा टी सर जी स्टैंडिंग वेव। ये चारों स्टैंडिंग वेव्स है, ये हमारे पास चारों के चारों स्टैंडिंग वेव्स की इक्वेशन है, याद रखना। और कोई भी एक लिख दो, टीचर नंबर देगा, नहीं नंबर देगा तो इसका मतलब उसको भी एक ही इक्वेशन पता है, ठीक है। अगर नंबर दे रहा है तो उसका मतलब हाँ ये इक्वेशन सही होनी चाहिए, पता लगे कि ओमेगा टी आगे डाल दिया कि एक्स पीछे डाल दिया, तो फिर बच्चे आपके नंबर कटने बनते हैं। तो अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, अब मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, y इज इक्वल टू मेरे पास यहां पर आ गया 30 कॉस ऑफ मेरे पास यहाँ पे 10x इंटू साइन ऑफ मेरे पास यहाँ पर आ गया 100t। ये मेरे पास एक वेव की इक्वेशन आ गई। सबसे पहले टीचर बोलेगा भैया ये किसकी इक्वेशन है? स्टैंडिंग वेव की। पहले तो ये समझो, फिर टीचर बोलेगा कि आपके पास नंबर 1 व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टैंडिंग वेव, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव। कौन बच्चा जवाब देगा? व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव? आंसर है 30 मीटर। मतलब कि मैक्सिमम बोल देते हैं यहाँ पर मैक्सिमम, और अगर नहीं तो हमारे पास 30 cos ऑफ 10x इसका एक और आंसर है। मैक्सिमम पूछेगा तो 30 है, नहीं तो बच्चे ये आपके पास आंसर है। अगर मैक्सिमम पूछेगा तो 30, नहीं तो 0 भी तो हो सकता है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रैवलिंग वेव्स। अब ये पॉइंट है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रैवलिंग वेव जिनसे ये स्टैंडिंग वेव बनी है। तो व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रैवलिंग वेव जिससे इक्वेशन बनी है, तो आपका जवाब होगा 30/2 यानी कि 15 मीटर। मेरी बात को समझ पा रहे हो? जो आपका ये एम्पलीट्यूड होता है वो डबल होता है, जो ट्रैवलिंग वेव है उनका डबल होता है। यहां पर 2 वेव्स हैं, जो ट्रैवलिंग थी मिली, स्टैंडिंग वेव बन गई। तो हमारे पास यहां पर क्या बन जाती है, ट्रैवलिंग वेव की जो एम्पलीट्यूड है वो स्टैंडिंग वेव के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का हाफ हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट वन बोलो कर्मन जी। सर कभी ऐसा हो सकता है कि दो अनइक्वल हो सकता है एम्पलीट्यूड वाली वेव्स कंबाइन करते हैं? हो सकता है दैट कैन बी पॉसिबल एंड उसके लिए सिर्फ हमको थोड़ी सी मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और सिंपली मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड हम वहां पर कर सकते हैं, पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ऑलमोस्ट आसपास का डिफरेंस होना चाहिए। वी कैन हैव बट नॉट फॉर दिस टाइम, है ना। नेक्स्ट वन,
नेक्स्ट वन बच्चा, मेरे पास टीचर बोलता है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो वेवलेंथ निकलती है x के साथ वाले नंबर के पास, ये k है। तो मेरे पास k इज इक्वल टू 10, देयरफॉर 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू 10 एंड देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू पाई बाय 5 मीटर। Next one, what is the frequency of the wave? What is the frequency of the wave? What is the frequency of the wave? जरा बताओ। तो frequency of the wave को बताओ, मैं और क्या लिख सकता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा ओमेगा is equal to 100, therefore 2 pi f is equal to 100 and therefore the frequency is equal to 50 upon pi hertz। तो ये मेरे पास आ जाएगा। What is the velocity of the wave? What is the velocity of wave? जल्दी बता दो। What is the velocity of the wave? Velocity of wave बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा बाई के। ओमेगा यहाँ पर 100 है और के मेरे पास यहाँ पे 10, तो आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? कोई दिक्कत है इसके अंदर से, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर से? मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। नेक्स्ट टीचर इसके अंदर से पूछेगा, स्टैंडिंग वेव्स के अंदर distance between two nodes or two antinodes, the distance between two nodes or two antinodes, और आपके पास two antinodes, यहाँ पे distance between two nodes or the two antinodes, जल्दी बताओ बच्चे आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? शाबाश। the distance between the two nodes and the two antinodes, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, लैम्डा बाई 2। देयरफॉर मेरे पास यहाँ पर ये डिस्टेंस x किसके बराबर आ जाएगा, तो मेरे पास ये पाई बाई 5 है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, पाई डिवाइडेड बाई 10 मीटर, पाई डिवाइडेड बाई 10 मीटर। अगर टीचर मुझे बोलता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड एंटी नोड, तो क्या जवाब दोगे? नोड एंड एंटी नोड, जल्दी बोलो। नोड और एंटी नोड के बीच में क्या होगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई 4 एंड देयरफॉर बताओ आंसर कितना आ जाएगा, बोलो शाबाश। तो ये मेरे पास है लैम्डा बाई 4 यानी कि पाई बाई 20 मीटर। लग गया पता बच्चे आपको? लग गया पता बच्चे आपको? यस सर। कोई मुश्किल तो नहीं है? नहीं सर, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर आप इन चीजों को फोकस कर पाते हो तो चीजें आपके फेवर में जाएंगी, और अगर आप नहीं याद रख पाते हो तो टीचर आप ये थ्योरेटिकल है, इनके आने के चांसेस ज्यादा बजाय कि टीचर उसकी डेरिवेशन दे, इस बात का ध्यान रखना। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं आप एक बारी टीचर से कंसल्ट कर लीजिए, बात कर लीजिए कि सर हम वेव्स की, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बोल दो कि हमने नहीं करनी है, बोलो कि एक बारी सर मतलब कि वो कर लिए सर हमने ना, ऐसे नहीं बोलना सर हमने उसकी डेरिवेशन कर ली, ऐसे बोलना, ताकि उसको आपको ऐसा तो नहीं लगे ना कि सर हमने डेरिवेशन कर लिया। अच्छा, अगर वो फिर आपके चेहरे के रिस्पॉन्स से आपको पता लग जाएगा बात से कि वो डालेंगे कि नहीं डालेंगे। अगर वो बोलता है कि चलो ठीक है, या फिर बच्चे बहुत बढ़िया, मतलब कि आपको आंसर से पता लग जाएगा कि वो डालेंगे कि नहीं डालेंगे। चले आगे की तरफ भाई। हाँ श्रेयस बोल। सर वेव्स आ ही नहीं रहा। शाबाश आ रहा है सर। मेरे चीज। अब ये नहीं सर, देखो भाई, सर अभी भेजा उन्होंने फिर से, तो उसमें नहीं है वेव्स लिखा हुआ। शाबाश मेरे चीते, Oscillation। शाबाश करमनजीत, ये तो बधाई हो नहीं बेटा, नहीं बधाई। सर, ऐसा ऐसा नहीं है सर कुछ। मैं भेजता करमनजीत हूँ देख देख, नेवर नेवर नहीं, सुबह ब्लूप्रिंट है सर। हाँ नहीं, ब्लूप्रिंट भेजना और सिलेबस भेजना दो अलग अलग चीजें। ब्लूप्रिंट भेजना और सिलेबस भेजना दो अलग अलग। तो ये भाई अपने अपने हिसाब से देखो, मैं भाई तुमको बिल्कुल देख, पेपर सिलेबस करना और पेपर क्लियर करना दो अलग अलग चीजें भैया। मैं मेहनत तो करना जानता हूँ, पर मेहनत एक डायरेक्शन पे होनी चाहिए। मेरी बात को समझ पा रहे हो? जब मुझे ये पता लग रहा है कि भैया जैसे इसने बोला कि नहीं आ रहा, एक बारी दो बारी कंफर्म कर लेना श्रेयस, मतलब कि ऐसे नहीं जाना। जब आप एक या दो बारी कंफर्म कर लो बच्चों, तुम्हें कंफर्म हो जाए ये वाली बात, तो अपनी आप मेहनत बर्नौली थ्योरम पे लगाओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में केटीजी पे लगाओ, डेरिवेशन ऑफ गैसेस लॉ पे लगाओ, मेरी बात समझ रहे हो, कंडक्टिविटी पे लगाओ, इलास्टिसिटी पे लगाओ। इन चीजों पे जब आपकी मेहनत लगेगी तो आप पास्कल्स लॉ के ऊपर लगा दो, तो वो आपको क्या होगी, वो आपको ज्यादा ताकत देगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मत करो, ये तो करना ही करना। और क्वेश्चंस फ्लूइड के हैं, क्या बेटे? 4 क्वेश्चन सर फ्लूइड के हैं। हाँ मैं वही बोलूँ, तो मतलब कि देख बेटा, नंबर बच्चे किसको पसंद नहीं है, मैं कहता हूँ सबको पसंद है। पॉइंट ये बच्चा हमारे पास कि आपको मैं हमेशा एक बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ, पढ़ाई के साथ साथ हमारे पास एक अदर,
हमारे अंदर एक और क्वालिटी होनी चाहिए कि भैया मुझे पेपर के अंदर नंबर चाहिए, और वो क्लेवर टेक्निक से आते हैं, मतलब कि वो क्लेवर आपको ये क्वेश्चन तो बता ही रहे हैं, लेकिन अगर आपको टेक्निक पता कि यार ये तो आना ही नहीं है, मैं इस पे क्यों मैं रिवीजन के वक्त इस पे ज्यादा टाइम, मैं उस पे टाइम लगाऊंगा जो कि आ सकता है। अब 4 है, अब देख ले बच्चे 4 क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल तो वो डालेगा, बर्नौली थ्योरम आनी है, तो अपने आप को तैयार कर लो ना यार, अपने आप आपको पता लग जाएगा क्या क्या आएगा 5 नंबर के अंदर, बिल्कुल आराम से, और बिल्कुल टॉप करो यार अपने स्कूल के अंदर। तो चलो ये चीज हमारे पास आ गई। अब हमारे पास यहाँ पर ये इक्वेशन आ गया, और ये मुझे पता लग गया कि ये टीचर आपको चीजें पूछ सकता है, और ये हम आगे चल पड़े। अब हमारे पास यहाँ पर इसकी आती है एप्लीकेशन। स्टैंडिंग वेव्स के अंदर 2 चीजें पढ़ के हम निकले, नोड, एंटी नोड, λ/2, नोड और एंटी नोड λ/4, ये हम समझ के अब आगे निकलेंगे। और यहाँ पर बच्चे हमारे पास अब आ जाती है जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, द स्टैंडिंग वेव्स on the stretched wire, इसको बच्चे हम नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड द नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन भी बोलते हैं बच्चा हम इसको। दिस इज आल्सो कॉल्ड द नॉर्मल मोड्स ऑफ द वाइब्रेशन। गिटार के ऊपर, सितार के ऊपर ये स्टैंडिंग वेव्स हमारे पास क्या होती है, बनती है हमारे पास। ये स्टैंडिंग वेव्स बच्चा हमारे पास गिटार और सितार के ऊपर बनती है, और इससे हमें आवाज यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमको यहाँ पर एक म्यूजिक सुनाने की कोशिश करता है। यहाँ पर आगे चलने से पहले कुछ एक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, जैसे velocity of the transverse wave on the stretched wire is given by under root of t divided by mu। और वो सारे फॉर्मूले अब आपको याद होने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऊपर स्ट्रेस कब आता है, नीचे डेंसिटी कब आती है, ऊपर वॉल्यूम कब आता है, नीचे लेंथ कब आती है, वो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो v इज इक्वल टू t अपॉन म्यू, ये हमने सेट कर दिया वेलोसिटी। नेक्स्ट वन बच्चे, मुझे एक और चीज याद होनी चाहिए कि वेलोसिटी किसके बराबर होती है, तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ, ये 2 चीजें। तीसरी चीज मुझे टेक्निकल टर्म पता होनी चाहिए, यूनिसन का मतलब है 2 चीजों की फ्रीक्वेंसी का सेम होना। और मुझे एक और चीज पता होनी चाहिए, ऑक्टेव का मतलब होता है कि आपके पास F1 इज ऑक्टेव ऑफ F2, F1 is octave of F2, यानी कि F1 की फ्रीक्वेंसी F2 से डबल है। तो अगर कोई पर्सन बोलता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिटार इज ऑक्टेव ऑफ द सितार, तो इसका मतलब जो गिटार की फ्रीक्वेंसी है, जहां पर वो म्यूजिक बज रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास सितार की फ्रीक्वेंसी से डबल है। तो यूनिसन, ऑक्टेव, ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टैंडिंग वेव स्ट्रेच्ड वायर के अंदर बनती कैसे है, इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास, अब ये आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चे हम बोलते हैं द फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, द फंडामेंटल आपके पास मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसको फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन भी बोल देते हैं, फंडामेंटल मोड। दिस इज आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट आपके पास मोड ऑफ वाइब्रेशन, फंडामेंटल मोड या फिर फर्स्ट मोड ऑफ द वाइब्रेशन, फंडामेंटल मोड या फिर फर्स्ट मोड ऑफ द वाइब्रेशन भी हम इसको बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि ये एक वायर को हमने क्या कर दिया, 2 रिजिड बाउंड्रीज के बीच में स्ट्रेच कर दिया, और ये अब मेरे पास कुछ इस तरीके से वाइब्रेट होती है। ये वेव यहाँ पर जाती है और यहाँ से टकराकर आपके पास वापस आ जाती है। ये नोड बना, ये एंटी नोड बना, और ये नोड बन गया। जो वायर है उसकी लेंथ L, जो वायर है उसकी लेंथ मेरे पास L है, मैंने इसको आपके पास प्लग करके छोड़ दिया। ये वायर की लेंथ L थी और मैंने इसको प्लग करके छोड़ा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन गई, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। कोने पे नोड बना, क्योंकि वो फ्री एंड नहीं, रिजिड एंड है, और एंटी नोड बन गया बच्चा हमारे पास बीच में, क्योंकि वहां पर फ्री एंड है। तो ये वाइब्रेट करता रहेगा, और आवाज भी आती है। गिटार, सितार या एक तारा, जब हम वाइब्रेट करते हैं तो हमको एक फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। तो ये सबसे फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी है।
यहां पर अगर हम देखते हैं बच्चे, तो ये आपके पास क्या आ जाती है, नोड और नोड कितना डिस्टेंस, नोड और नोड कितना डिस्टेंस, तो आप बोलोगे λ/2। तो ये लेंथ ऑफ वायर L के बराबर होनी चाहिए, देयरफॉर यहाँ पर लैम्डा किसके बराबर आ गया, 2L के बराबर आ गया। और लैम्डा किसके बराबर होता है, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2L। तो आपके पास ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ये हमारे पास आ जाती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी। दिस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज v/2L। और वेलोसिटी किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ टेंशन अपॉन म्यू। तो 1/2L और वेलोसिटी किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ t अपॉन म्यू। और नेचुरल सी बात है, अगर आप दो अलग अलग वायर्स लेते हैं, लेंथ अलग अलग है, टेंशन अलग है, म्यू अगर अलग है बच्चे हमारे पास, तो उन दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी। अब टीचर क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो ये बोलेगा मेरे पास यहाँ पर दो वायर्स, दोनों वायर्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं और यूनिसन है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं और यूनिसन है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं और किसमें बच्चा हमारे पास, वो यूनिसन के अंदर है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। F1 इज इक्वल टू क्या आ गया, F2 आ गया। और एक की आपको बोलता है लेंथ L1 है, एक की L2 है, दोनों की टेंशन सेम है, म्यू सेम है, लेंथ की रेशियो निकाल दो। या फिर बच्चा हमारे पास टेंशन अलग अलग है, म्यू अलग अलग है, रेशियो निकाल दो। ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे, दैट विल बी मैथमेटिकली चैलेंजिंग। यहाँ पर क्योंकि इंफॉर्मेशन को स्टोर करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल चीज होगी, बच्चे ये इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर पाते हैं। अगर बच्चे से बोला जाए इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ द वाइब्रेशन, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट मोड ऑफ द वाइब्रेशन। इसको फंडामेंटल मोड भी बोल देते हैं, इसको बच्चे हम फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन भी बोल देते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं, इसको कई जगहों पर बच्चे हमारे पास फंडामेंटल टोन भी बोल देते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड द फंडामेंटल आपके पास टोन, इसको फंडामेंटल टोन भी बोल देते हैं। नाम बहुत ज्यादा, यहाँ पर नाम बहुत ज्यादा है कि फंडामेंटल टोन है आपके पास। जी नमन, बोलो बेटा। सर म्यू मास पर यूनिट लेंथ। ये एग्जैक्टली यहाँ पर बच्चे ये जो म्यू है ये आपके पास मास पर यूनिट लेंथ है। और मैंने आपको बताया कि अब आपका पिछला लेक्चर स्ट्रेस स्ट्रिंग वाला जो ट्रांसवर्स वेव वाला है, जिसमें वेलोसिटी और हमने एक्सेलरेशन निकाली थी, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि टीचर ने तुम्हें प्रॉब्लम में डालना है तो यही काम करेगा। मैंने टेंशन डबल कर दी, मैंने मास को डबल कर दिया, अब बताओ नई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो आपको इस तरीके से परेशान करेगा। यहां पर आप देखो कितने नोड्स और कितने एंटी नोड्स बने, दो नोड्स और एक एंटी नोड बन गया। चलते हैं अब हम नेक्स्ट की तरफ। इसके अंदर अगर आप थोड़ी और एनर्जी देते हो तो मेरे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है, विच इज कॉल्ड द सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। दिस इज कॉल्ड द सेकेंड मोड ऑफ द वाइब्रेशन, द सेकेंड मोड ऑफ द वाइब्रेशन, दिस इज द सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। ये वही आपके पास लेंथ है, आपने लेंथ को चेंज नहीं किया, थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा दे दी। जब आप एनर्जी ज्यादा देते हो तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाती है। और हाँ, मैं एक और चीज बता देता हूँ, इसका एक और नाम है, इसको बच्चे हम यहाँ पर फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे हम इसको? फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं। मैंने बोला ना, वो आपको परेशान करके रखेगा किसी भी तरीके से, इसको फर्स्ट हार्मोनिक का भी नाम दिया जाता है। अच्छा, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपने सुना है, हारमोनियम? Yes, हारमोनियम, वो हारमोनियम का इससे नहीं, इसके नेक्स्ट टॉपिक से क्या रिलेशन है वो भी आपको पता लग जाएगा। रिलेशन होता है बच्चे, वहां पर हारमोनिका, आपके पास हारमोनिका डेवलप होती है। कैसे डेवलप होती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करते हैं, ये आपको पता लगता है। तो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में आपने थोड़ी और एनर्जी दी और ये वेव बच्चे देखो ना, इसकी वेव के अंदर एनर्जी आती है तो ये दूसरे मोड पे चला जाता है, एक अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज प्रोड्यूस करता है। कोने पे हमेशा नोड और नोड, बीच में भी एक नोड आ गया, और कितने एंटी नोड बन गए बच्चे हमारे पास, बोलो शाबाश। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मेरे पास कितने एंटी नोड बन गए, दो एंटी नोड बन गए। लेंथ अभी भी मेरे पास यहाँ पर L, लेंथ अभी भी मेरे पास L है। अब जब हम इसकी सेकेंड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं सेकेंड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं
तो वो कैसे निकलेगी? अब मेरे पास नोड और नोड λ/2, नोड और आगे नोड λ/2, तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना होता है? बच्चा गलती से बोल देता है लैम्डा, लैम्डा नहीं लिखना, इसको आप लिखोगे 2 λ/2 इज इक्वल टू L। बच्चा बोलेगा सर कट रहा है, मतलब मेरी बात को ध्यान से समझ, नंबर चाहिए ना, तो 2 λ/2 ही लिखना है। अब जब मैं ऊपर वाली सारी डिस्कशन करता हूं तो इसके बाद जो मेरे पास अब फ्रीक्वेंसी आती है, ये फंडामेंटल थी, तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट आ जाती है। चलो इसको अगर मैं F1 का नाम दे देता हूं, ये F2 आ गई, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2/2L मल्टीप्लाइड बाई √T/μ। आपको बड़ी टेम्पटेशन होगी, सर मैं इस 2 को कैंसिल कर दूं, नहीं करना बेटा, नहीं करना, क्योंकि ऐसा करोगे तो आगे चल के फंस जाओगे। अब ये क्या बनी, यहां पर नंबर कितना है बच्चे आपके पास, यहाँ पर नंबर कितना आ रहा है 2, और यहाँ पर नंबर आ रहा है 1, तो 1 और ये 2, तो ये बच्चे हमारे पास बनती है सेकंड हार्मोनिक, ये हमारे पास सेकंड हार्मोनिक बन रही है। और इसके अंदर ये पहली आपके पास फंडामेंटल टोन थी, ये आपके पास क्या बन गई, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, और ये मेरे पास बन जाती है 2 - 1, नंबर आता है 1, तो दिस इज फर्स्ट ओवरटोन, ये हमारे पास बन जाती है फर्स्ट ओवरटोन। यार इसको याद रखना थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अगर एक बार किसी बच्चे को याद हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, इसका +2 से भी कोई लेना देना नहीं, ये छोटा सा ऐसा टॉपिक है बच्चे जो कि आपको परेशान करता है, सर मैं याद कैसे करूंगा, सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, प्रॉब्लम तो है, लेकिन बच्चा हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे ही काम करते, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन भी आ जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर कितने एंटी नोड्स और कितने नोड्स बने, तो मेरे पास 2 आपके पास एंटी नोड और 3 नोड्स बने। ऊपर क्या था, फर्स्ट मोड के अंदर क्या था, मेरे पास 2 नोड्स और 1 एंटी नोड बना। टीचर आपको ये भी पूछ सकता है, वो आपको ये भी पूछ सकता है कि एक स्ट्रेच्ड वायर मेरे पास स्टैंडिंग वेव बना रही है, तो आपके पास कब कितने नोड्स और कितने एंटी नोड्स बनेंगे। और अगर मैं चलता रहूंगा तो यार ये तो कभी खत्म होगा नहीं, तो मैं सीधा कहां पर आ जाता हूँ, nth मोड ऑफ वाइब्रेशन के अंदर। अब यहां पर आपके दिमाग की गेम बनेगी, तो nth मोड ऑफ वाइब्रेशन, टीचर तो बच्चा आपको किसी भी मोड ऑफ वाइब्रेशन के बारे में पूछ सकता है, मैं nth मोड बता दूंगा तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। सबसे पहले nth मोड ऑफ वाइब्रेशन के अंदर एंटी नोड्स कितने बने, कोई बच्चा बता सकता है पीछे से देख के, और नोड्स कितने बने, कोई बच्चा बता सकता है, मैं बताता हूँ, एंटी नोड्स कितने बने और नोड्स कितने बने। एंटी नोड्स n ही बनेंगे, देखो फर्स्ट मोड है तो 1 एंटी नोड, सेकंड मोड है 2 एंटी नोड, है ना, तो अगर n मोड है तो n आपके पास एंटी नोड, नोड्स कितने बनेंगे जरा बता दो, n+1 n+1, काम खत्म। और यहीं पर तो टीचर बोलेगा अच्छा लूप्स कितने बन रहे हैं, ये भी कई बार टीचर पूछ लेता भैया लूप्स कितने बन रहे हैं, जब मेरे पास फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है 1 है, सेकंड में 2 लूप बन रहे हैं, तो यहाँ पर कितने लूप्स बन जाएंगे आपके पास, n लूप्स बन जाएंगे, ये भी टीचर पूछ सकता है। अब यहाँ पर बात आ गई फ्रीक्वेंसी की, कोई बच्चा फ्रीक्वेंसी निकाल सकता है nth की, तो मैं निकाल सकता हूँ n डिवाइडेड बाय 2l अंडर रूट ऑफ T/μ, ये बच्चे आपके पास nth फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, nth मोड की फ्रीक्वेंसी। और ये अब टीचर बोलेगा कि यहाँ पर ये ओवरटोन कौन सी है, ये ओवरटोन कौन सी है, तो आपका जवाब होगा ये ओवरटोन कौन सी है, आपका जवाब होगा n-1, n-1 ओवरटोन है। टीचर आपको घुमाएगा, बहुत बुरे तरीके से घुमाएगा, बहुत बुरे तरीके से, जैसे कि अगर वो बोलता है 4th ओवरटोन है, तो इसका मतलब आप वहां पर 5th मोड ऑफ वाइब्रेशन पढ़ रहे, ओवरटोन हमेशा एक कम दे के दी जाती है। और यहाँ पर हार्मोनिक कौन सी है ये बताओ बच्चे, या हार्मोनिक कौन सी है अगर टीचर बोलता है, तो अगर हम देखते हैं कंपेयर करके, तो ये मेरे पास nth हार्मोनिक है, ये मेरे पास यहाँ पर nth हार्मोनिक है, ये स्ट्रेच्ड वायर का आपके पास यहाँ पर केस आएगा, और ये टीचर आपको अगेन 5 नंबर के अंदर पूछ सकता है। वो 5 नंबर के अंदर बोलेगा डिस्कस द स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म्ड इन द
formed in the stressed wire and also discuss the various normal modes of vibration. आपने 2 केसेस बनाकर बता देना और तीसरा केस जनरल बता के उससे निकल लेना चुप करके। ज्यादा इधर उधर जाओगे तो टीचर आपको फंसा लेगा, टीचर आपको यहाँ पर फंसा लेगा, वो आपको बच्चे यहाँ पर बोलेगा चल भाई बता ये तूने कैसे लिखा, वो नंबर काट देगा। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई बात। ये मेरे पास स्टैंडिंग वेव्स की पहली एप्लीकेशन आती है। अब आती है दूसरी एप्लीकेशन। स्टैंडिंग वेव्स की कुल मिलाकर हमारे पास 3 से 4 एप्लीकेशन है और यहाँ पर ये हमने पहली एप्लीकेशन की है। स्टैंडिंग वेव की नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है ऑर्गन पाइप। नेक्स्ट आती है ऑर्गन पाइप। आप बोलोगे सर ये ऑर्गन पाइप क्या चीज होती है? ऑर्गन पाइप भी 2 तरह की होती है, एक क्लोज्ड एंड वाली, एक ओपन एंड वाली। एक बच्चा हमारे पास होगी जो कि आपके पास इस तरीके से उठाया और सीटी मार दी, तो ये बच्चा आपके पास ऑर्गन पाइप है। इस ऑर्गन पाइप के अंदर सीटी की आवाज कैसे प्रोड्यूस होती है? तो आंसर है बच्चा हमारे पास, क्योंकि इसमें प्रेशर वेव क्रिएट होता है, इसमें एक प्रेशर क्रिएट होता है जिससे साउंड सुनाई देती है। तो ऑर्गन पाइप के अंदर भी स्टैंडिंग वेव तैयार होती है। ऑर्गन पाइप तो हमारे पास जितने भी माउथ ऑर्गन, आपने सुना होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट माउथ ऑर्गन, कभी नाम सुना आपने? माउथ ऑर्गन, तो माउथ ऑर्गन, हारमोनियम, हारमोनियम को तोड़ के देखो, हारमोनियम माउथ ऑर्गन को तोड़ के देखो, आपको पाइप्स मिलेंगे जिसका एक एंड क्लोज होता है, जिसका एक एंड क्लोज होता है, वो बच्चे ऑर्गन पाइप है। इनफैक्ट के लोग रात को सोते हुए सीटियों की आवाज निकलती है उनके नाक से, तो वो भी एक ऑर्गन ही है, नाक भी एक ऑर्गन ही है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे हमारे पास यहाँ पर भी स्टैंडिंग वेव्स बनती है। तो उसके नाक पे क्लिप लगा दो, बिल्कुल बंद हो जाएगी आवाज। नाक पे क्लिप लगानी पड़ती है, क्या लगानी पड़ती है नमन? क्लिप लगानी पड़ती है, जिससे काम हो जाता है बढ़िया, फिर वो आवाज ही नहीं आनी। चलो ये क्लिप रखी हुई है ऐसी वाली, ठीक है, ये वाली क्लिप लगा देते हैं उसके नाक पे। अब आगे चलते हैं। तो हमारे पास अब क्या आ जाता है कि ऑर्गन पाइप हमारे पास 2 तरह की होती है। एक बच्चा हमारे पास आ जाती है क्लोज्ड एंड, यहाँ पर बच्चा हमारे पास आ गई क्लोज्ड एंड। क्लोज्ड एंड के अंदर हमारे पास ये ऑर्गन पाइप का स्ट्रक्चर बनता है ऐसे, ये देखो भाई, ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर बन गया और ये लेंथ आपके पास यहाँ पर इसके आगे, क्योंकि इसमें प्रेशर वेव क्रिएट हो जाती है, तो यहाँ पर वेलोसिटी किसकी आएगी? साउंड की। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साउंड, और हम यूज वी साउंड ही करेंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे कि काका जी यहाँ पर गामा पी अपॉन रो पे फर्क पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर मास को चेंज करोगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड और स्टैंडिंग वेव्स के फॉर्मेशन पे फर्क पड़ता है, डेफिनेटली फर्क पड़ता है। क्लोज्ड एंड अब हमारे पास क्या आ जाती है? तो क्लोज्ड एंड है, ये रिजिड है तो यहाँ नोड ही बनेगा, और ये ओपन फ्री एंड है, यहाँ हमेशा एंटी नोड बनेगा। तो हमारे पास यहाँ पर आपके पास सबसे पहले क्या चीज आ जाती है? वी आर द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ द नॉर्मल मोड ऑफ द वाइब्रेशन। तो ये मेरे पास यहाँ पर एल लेंथ है, जहां पर आपके पास इसका एंड हुआ वो रिजिड है, वहां पर हमेशा आपके पास क्या बनेगा? नोड बनेगा, और यहाँ पर फ्री एंड है तो एंटी नोड। सबसे सिंपलेस्ट, ये वेव यहाँ पर गई, टकराकर आपके पास वापस आ गई, टकराकर वापस आगे बच्चा हमारे पास ये ऑर्गन पाइप है, इसकी लेंथ मेरे पास एल है। यहाँ पर क्या बन गया? एंटी नोड। यहाँ क्या बन गया? नोड बन गया। एक तरफ एंटी नोड, एक तरफ नोड बन गया। दोनों के बीच का डिस्टेंस λ/4 का होता है। तो हमको यहाँ पर एक आवाज भी सुनाई देती है, सीटी की आवाज सुनाई देती है, तो हम क्यों ना इसकी फ्रीक्वेंसी निकालें, जरा चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहली चीज क्या आ जाती है बच्चे? फोकस करना। मेरे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर L किसके बराबर आ जाएगा? आप बोलोगे सर λ/4, तो देयरफॉर उसी तरीके से λ इज इक्वल टू 4L, और मेरे पास फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको फंडामेंटल भी बोला जाता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। दिस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय आपके पास 1/4 टाइम्स लेंथ ऑफ दिस ट्यूब मल्टीप्लाइड बाय V, और V आपके पास क्या है? वेलोसिटी ऑफ द साउंड। दिस इज नोन एज टू बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये मेरे पास यहाँ पर बन जाती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये वेलोसिटी ऑफ दिस साउंड है। ये नंबर मेरे पास 1 आ गया, इस 1 का मतलब बच्चा हमारे पास कौन सी हार्मोनिक है? ये कौन सी हार्मोनिक है?
आपके पास फर्स्ट हार्मोनिक। और 1 - 1 क्या होता है? 0। तो अब हम 0 ओवरटोन तो नहीं लिख सकते, इस वजह से हम इसको क्या लिख देते हैं? फंडामेंटल टोन। ये हमारे पास क्या बन जाती है? फंडामेंटल टोन बन जाती है, फंडामेंटल टोन बन जाती है। चलो आगे चलते हैं। और वेलोसिटी ऑफ साउंड है, याद रखना। अब मेरे पास यहां पर क्या आ जाती है? सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाती है? वी हैव द सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में हम थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी देते हैं। जब हम थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी देंगे तो आवाज की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। तो ये वेव आपके पास यहां से नीचे जाकर ये ऐसे टकराती है और फिर आपके पास वापस आ जाती है यहां पर। कितने नोट्स बने? 2 नोट्स बने। कितने एंटी नोट्स बने? 2 एंटी नोट। अरे बराबर बराबर बन रहे हैं। ऊपर भी एक एंटी नोड, एक नोड फर्स्ट मोड, सेकंड मोड 2 नोड 2 एंटी नोड। कुछ कुछ समझ में आ जाती है बात। अब यहां पर डिस्टेंस कितना जरा देखो, ये मेरे पास यहां तक λ/2, यहां तक λ/4, तो टोटल 3 λ/4। और यहां तक टोटल डिस्टेंस कितने के बराबर है? ये मेरे पास L के बराबर है। तो मेरे पास यहां पर 3 λ/4। तो मेरे पास L इज इक्वल टू अब किसके बराबर आ जाएगा? नाउ दिस विल बी 3 λ/4। ये 3 λ/4 के बराबर आ गया। इसको अगर मैं देयरफॉर अगर मैं यहां पर देखूं तो लैम्डा इज इक्वल टू 4L/3। और जब मैं फ्रीक्वेंसी निकालने जाऊंगा काके, फ्रीक्वेंसी निकालने जाऊंगा तो ये आ जाएगी 3/4L multiplied by velocity of the sound wave, the velocity of the sound wave। 3 नंबर आ गया। क्या आ गया? 3 नंबर आ गया। अब 3 नंबर का मतलब क्या है? चलो देखते हैं। इस 3 नंबर का मतलब है यहां पर मेरे पास थर्ड हार्मोनिक आ गई। इसका मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होती हैं, इसमें इवन हार्मोनिक्स गायब होती हैं। ये इस वजह से ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। अगर आप ध्यान भी लगाएं तो इससे बच्चा आपको म्यूजिक की वो सेंस नहीं आ पाती है जितने बाकियों के साथ आती है। ये हमारे पास एक का क्या है बच्चा? आपके पास एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 1 के बाद थर्ड हार्मोनिक आता है, थर्ड के बाद फिफ्थ आएगा। इसमें ऑड हार्मोनिक्स क्या है बच्चा? हमारे पास जो ऑड हार्मोनिक्स है वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, इवन यहाँ पर हमारे पास गायब होते हैं। और कई बार टीचर कॉन्सेप्चुअल भी पूछ लेता है कि बताओ कि क्लोज्ड जो ऑर्गन पाइप है उस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर, अरे चला जाए यार, सर हाई डॉल कर दो, ऊपर आ रहा। हाँ बेटा, हाई डॉल कर दो, मैंने कहा ऊपर आ रहा था ऑप्शन। चलो अभी देखते हैं, 1 मिनट, ये वाले। जो हमारे पास यहाँ पर बच्चे आपके पास क्या आ जाता है? यहाँ पर ऑड जो हमारे पास यहाँ पर ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, इवन आर एब्सेंट। टीचर किसी भी तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा तो आप जवाब दे दोगे कि भाई ये मेरे पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का केस है। अब मैंने क्या बोला कि इसके बाद सीधा nth पे भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, एक और चीज, टोन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि टोन मोड के ऊपर डिपेंड करती है। ये थर्ड हार्मोनिक है लेकिन ओवरटोन अभी भी ये कौन सी है? ओवरटोन अभी भी ये कौन सी है? तो ओवरटोन ये मेरे पास अभी भी फर्स्ट ओवरटोन। तो थर्ड मोड क्या हो जाएगा? थर्ड मोड हो जाएगा बच्चे मेरे पास फिफ्थ, मेरे पास वो फिफ्थ हार्मोनिक होगी, लेकिन ओवरटोन वो सेकंड ही हो जाएगी। तो अगर चलते चलते मैं nth मोड ऑफ वाइब्रेशन पे आ जाऊं तो बताओ क्या आ जाएगा? nth मोड ऑफ वाइब्रेशन के अंदर अब यहां पर एंटी नोट्स कितने बनते हैं? एंटी नोट्स कितने बनते हैं? एंटी नोट्स कितने बनते हैं? नोट्स कितने बनते हैं? बराबर। ये दोनों बराबर बनते हैं, n के बराबर बन जाएंगे। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी? फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2n-1। n की वैल्यू 1 डालोगे तो पहला केस, n की वैल्यू 2 डाल दोगे तो 2 × 2 4, 4 - 1 3। तो देखो जी 3 आ गया, डिवाइडेड बाई 4L मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ क्या आ जाएगा? साउंड वेव आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? साउंड वेव बच्चा हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास केसेस आ जाएंगे। हाँ, अब बताओ हार्मोनिक कौन सी है? ये हमारे पास हार्मोनिक कौन सी है? ये हमारे पास। तो अब हार्मोनिक कौन सी बोलोगे? दिस इज इक्वल टू 2n-1। लेकिन ओवरटोन क्या है? ओवरटोन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओवरटोन चलती रहती है, तो ये n-1।
टीचर इसको भी बोल सकता है। डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा अगर टीचर पूछेगा तो। ये अब बेटा आपकी भी जिम्मेदारी है, टीचर कुछ दिनों के अंदर आपको बता देंगे बच्चे कि उन्होंने क्योंकि ऑसिलेशन बच्चा हमारे पास ये वेव्स वाला ये वाला टॉपिक स्लाइटली थोड़ा सा टफ होता है। मैं तभी कह रहा हूं आपके पास कि अगर आपको पता है तो आप नंबर ले सकते हो। ऐसा ना हो कि, मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब हमको कोई टॉपिक मुश्किल लगता है हम उस पर ज्यादा टाइम लगाते हैं डेरिवेशन करते हुए। इतना मुश्किल है, सिर्फ याद करना मुश्किल है दो आप, तो वहां पर बच्चा जो है ना वो थोड़ा सा हो जाता है यार, मतलब कि मेरे से याद भी नहीं हो पा रहा है, टाइम भी कम है ना, तो मैं क्या करूं। तो अगर उसको क्लैरिटी नहीं होगी तो वो तो इसी में फंसा रह जाएगा। और अगर वो फ्लूइड ढंग से कर ले तो अगर चार क्वेश्चन कितने बोले बच्चे करमन आपने? सर 3 मार्क्स वाले और एक 2 मार्क्स वाला। तो आप देख लो ना बच्चे कितना हो गया आपके पास। तो अब 11। डेफिनेटली बच्चे वेटेज है उसकी, इलास्टिसिटी में से भी कुछ ना कुछ आएगा, थर्मो से आएगा। तो भाई मैं अगर इन दो टॉपिक्स में फंसा रह गया मैं तो निकल ही नहीं पाऊंगा। आएगा तो फिर ये 5 मार्क्स का आएगा, ये भी बता दो। फिर हमारे पास आ जाती है बांसुरी। ये तो 2 केसेस हो गया ऑर्गन पाइप का, हमारे पास ये ऑर्गन पाइप का एक केस। तो हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स एक और के अंदर बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, विच इज नोन एज टू बी द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ये बच्चे ओपन सॉरी ये क्लोज थी ओपन ऑर्गन पाइप। सो वी हैव द ओपन, आपके पास आ जाती है ऑर्गन पाइप। सो मेरे पास ओपन ऑर्गन पाइप है जो दोनों तरफ से ओपन होती है। बांसुरी, जो बच्चा हमारे पास बांसुरी होती है वो दोनों तरफ से ओपन होती है, और वहां से भी बच्चा हमारे पास क्या होती है, हमें म्यूजिक आती है। जब ये दोनों तरफ से ओपन है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि दोनों तरफ क्या बनेंगे, एंटी नोड बनेंगे। ये बात भी क्लियर है। तो जरा चेक करते हैं, हमारे पास यहां पर इस तरीके से, एक मिनट रुकिएगा, कहां पर चला गया, यहाँ पर ओपन ऑर्गन पाइप। तो ये मेरे पास यहाँ पर ओपन ऑर्गन पाइप है और मेरे पास ये दोनों तरफ से ओपन है। इसकी लेंथ दोबारा से बच्चे हमारे पास एल हो जाएगी। और मेरे पास, हाँ ये भी एक बात बता दूं बच्चे कि इसमें से एक बच्चा ऑब्जेक्शन उठा सकता है और वो वैलिड होगी, सर आपको कैसे पता कि इसके एंड पॉइंट पर ही एंटी नोड बनेगा। एंटी नोड एक्चुअल में थोड़ा सा बाहर बनता है, एंटी नोड थोड़ा सा बाहर बनता है, ये भी मैं आपको बता दूं। और इस वजह से अगर टीचर आपको कभी बोले, स्कूल लेवल पे तो मुझे नहीं लगता कि वो बोलेगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर अगर वो आपको ये बोलता है कि मेरे को एंड करेक्शन लेनी है, तो एंड करेक्शन क्या होती है याद रखना, एंड करेक्शन, एंड करेक्शन के अंदर हम इसकी लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। इसकी लेंथ आपके पास इंक्रीज हो जाती है और एंड करेक्शन होती है 0.6 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस आर, जहां पर आर इस ऑर्गन पाइप का आपके पास क्या हो जाता है, रेडियस। तो अगर ये दोनों तरफ से ओपन होगी तो एंड करेक्शन 2 जगहों पर लगेगी, इस एंड पे भी, इस एंड पे भी। तो इस वजह से फिर आपके पास लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप क्या हो जाएगी बताओ, दिस विल बी एल प्लस ऑफ ई। और लेंथ ऑफ ओपन पाइप को फिर आप क्या लोगे बच्चे, एल प्लस ऑफ 2 इंटू ई। तो ये बात ध्यान में रखना, लेकिन इसके बारे में तब बात करनी है जब टीचर इसके बारे में बोले, नहीं तो इसको इग्नोर किया जाता है। यहां पर मेरे पास साउंड वेव चलेगी, अगेन वेलोसिटी ऑफ दिस साउंड वेव हम यहां पर यूज करते हैं अंडर रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो, या फिर अंडर रूट ऑफ गामा आर टी अपॉन मॉलिक्यूलर मास कैपिटल एम। मॉलिक्यूलर मास मेरे पास कैपिटल एम। ओपन ऑर्गन पाइप मेरे पास यहां पर आ जाती है ओपन ऑर्गन पाइप। तो मेरे पास फर्स्ट मोड ऑफ द वाइब्रेशन, I have got first mode of the vibration, first mode of the vibration, first mode of the vibration। तो first mode of vibration हमारे पास कैसे बनती है, तो हम बोलते हैं कि यहां पर आपने इस आपके पास ओपन ऑर्गन पाइप को लिया, इसके दोनों साइड से ओपन थे आपके पास, इसकी लेंथ मेरे पास यहां पर एल के बराबर थी और हमारे पास वेव कुछ इस तरीके से बनती है। तो ये ओपन है तो फ्री एंड है, तो वहां तो एंटी नोड बनेगा, ये ऐसे बन गया। तो एंटी नोड और बच्चा हमारे पास नोड बन गया। ये हमारे पास सलमान खान का चश्मा बन गया, रेडी फिल्म वाला, पता नहीं कौन सी फिल्म थी उसकी। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर ए एन और बच्चा हमारे पास ए बन गया। तो कितना डिस्टेंस आ गया, तो आप बोलोगे सर लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2।
यहाँ पर मेरे पास L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 एंड देयरफॉर पूरा आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो हमारे पास किसके बराबर आएगी 1/2L मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द साउंड। ये मेरे पास हार्मोनिक कौन सी है, फर्स्ट हार्मोनिक है क्योंकि नंबर 1 आ रहा है। ये मेरे पास आगे फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल टोन, ये मेरे पास बन जाती है फंडामेंटल टोन, ये मेरे पास बन गई फंडामेंटल टोन और साथ ही साथ ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी है। 2 एंटी नोड एक नोड, 2 एंटी नोड और एक नोड। इसके बाद मेरे पास आ जाती है सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। ये एक आपके पास क्या बच्चे प्रोग्राम तरीके से चलता है। जिस बच्चे को इसकी प्रोग्रामिंग पता लग जाती है वो बच्चा फटाफट इसके बाकी के क्या कर सकता है, केसेस लिखता है प्रोग्रामिंग की तरह कि प्रोग्रामिंग में कोड डाला तो अपने आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। तो मैं आपको इसकी कोडिंग सिखा रहा हूं बेसिकली कि मेरे पास यहाँ पर ये आपके पास पाइप आ गई, इसकी लेंथ L आ गई। अब ऊपर वाले को देखो 2 एंटी नोड है, एक नोड है, तो प्रोग्रामिंग के हिसाब से क्या होगा नीचे अब मेरे पास यहाँ पर 3 एंटी नोड बनेंगे, 2 नोड्स बन जाएंगे। तो प्रोग्रामिंग की टेक्निक, प्रोग्रामिंग इसी को तो बोलते हैं बच्चे हमारे पास। ये हमारे पास इस तरीके से ऐसे बन जाएगा। तो एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड नोड और बच्चा हमारे पास नोड, डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, लेकिन इसको गलती से भी 2 लैम्डा बाई 2 को कैंसिल मत कर देना गलती से। कहीं बच्चा इसको लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2 को लैम्डा लिख देना, नहीं लिखते हम यहाँ पर लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2 को यहाँ पर 2 लैम्डा बाई 2 ही लिखते हैं। सब कुछ वही चलेगा कि L इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई 2 और मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 2/2L multiplied by velocity of the sound, multiplied by velocity of बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा साउंड वेव आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पर यह हार्मोनिक कौन सी आ गई बताओ शाबाश, कौन सी हार्मोनिक आ गई बच्चा हमारे पास, दिस इज योर सेकंड हार्मोनिक, ये मेरे पास सेकंड हार्मोनिक आ गई। यहाँ पर अब मेरे पास क्या आ गई टोन कौन सी है तो आप बोलोगे सर ये फर्स्ट ओवरटोन है। यहाँ पर भी सारी हार्मोनिक प्रेजेंट होगी, 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के केस में, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के केस में ऑड हार्मोनिक्स होती है, 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7, उसमें इवन हार्मोनिक्स एब्सेंट हो जाती है। नेक्स्ट वन, इसके nth मोड ऑफ वाइब्रेशन को कौन बच्चा डिकोड करके देखेगा, तो इसके nth मोड ऑफ वाइब्रेशन को डिकोड करते हैं। इसके nth मोड ऑफ वाइब्रेशन को अगर हम डिकोड करें तो हमें क्या चीज समझ में आती है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द nth विल बी इक्वल टू n अपॉन यहाँ पे 2L मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द साउंड। n मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएंगे, यहाँ पर n मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएंगे नोट्स बन जाएंगे, और n+1 यहाँ पर क्या बन जाएंगे, n+1 यहाँ पर क्या बन जाएंगे मेरे पास एंटी नोट्स बन जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास हार्मोनिक कौन सी चलेगी, यहाँ पर हार्मोनिक कौन सी चलेगी nth हार्मोनिक। ओवरटोन कौन सी चलेगी, तो ओवरटोन हमारे पास यहाँ पर चलेगी n-1। तो ये मेरे पास nth हार्मोनिक है और इतनी मेरे पास ओवरटोन। तो याद रखना बेटा ये सारे के सारे 3 चीजें जो मैंने आपको और इंक्लूडिंग जो हमने कल किया वो डेरिवेशन या इन तीनों में से कोई 2 डेरिवेशन या एक सिंगल डेरिवेशन को भी टीचर 5 मार्क्स के अंदर दे सकता है अगर वो आपको बोले कि भाई ये चीज आनी है तो। अदरवाइज बच्चे इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, कम से कम फॉर्मूले तो पता होने चाहिए कि हम कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाती है बच्चे which is known as to be the standing waves in the musical instruments, कि वहां पे स्टेशनरी वेव्स बनती है। फिर हमारे पास इसके बाद इसको बच्चे अच्छे से बेटा लिखना और इसको अच्छे से याद करना अगर आपके स्कूल के टीचर बोलते हैं कि याद है, अदरवाइज फॉर्मूले तो पता होने चाहिए फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास एक और चीज आती है which is known as to be the फॉर्मेशन ऑफ द बीट्स, फॉर्मेशन ऑफ द बीट्स, यानी कि हमारे पास बीट्स फॉर्मेशन
या फिर फॉर्मेशन ऑफ द बीट। तो ये बीट्स हमारे पास बनती कैसे है? आपने हनी सिंह का गाना सुना होगा, अंग्रेजी बीट थे, सुना है ना? किस किसने सुना हुआ है अंग्रेजी बीट थे गाना? सुना है कि नहीं सुना है? पहले बताओ, आया ना? सुना से यस तो सर। बीट होती क्या है? अगर आपसे बोला जाए कि बीट होती है, क्या होती है बीट्स, या बीट्स बनती कैसे? तो ये बच्चा हमारे पास क्या होता है, when two traveling waves, जब हमारे पास दो ट्रैवलिंग वेव्स होती हैं, when the two traveling waves, जब हमारे पास दो ट्रैवलिंग वेव्स क्या करती हैं बच्चे, ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन। पिछली बारी दो ट्रैवलिंग वेव्स ऑपोजिट चल रही थी, अब सेम डायरेक्शन के अंदर चल रही है। When the two traveling waves with slightly different frequency, with the slightly different frequencies, ये लिखना मैं भूल गया, with the slightly different frequency travels in the same direction and superimpose each other और ऐड हो जाती है, and superimpose over each other, ये एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो जाती है, ऐड हो जाती है। then beats are formed, then बच्चा हमारे पास beats are formed, हमारे पास यहाँ पर beats फॉर्म होती है, यानी कि मेरे पास यहाँ पर दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं और वो सेम डायरेक्शन में चल रही है। तो ये मेरे पास पहली वेव आ गई बच्चा आपके पास ऐसे, ये बच्चा हमारे पास पहली वेव है, ये लेफ्ट टू राइट जा रही है, और इसके नीचे मेरे पास यहाँ पर दूसरी वेव है, और यहाँ पर ये दूसरी वेव है जो कि ये भी आगे जा रही है। बट एक बात देखिए, इसकी फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले वाले वेव के मुकाबले आपके पास थोड़ी सी अलग है। ये देखिए, ये फ्रीक्वेंसी आपके पास अलग है, ये फ्रीक्वेंसी अलग है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी और ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। जैसे ये दोनों वेव सेम डायरेक्शन में जाकर आपस में ऐड होती है तो मेरे पास क्या बन जाती है, मेरे पास क्या बन जाती है, बीट्स बन जाती है। ये बीट्स म्यूजिक में सुनाई देती है, खासकर पंजाब के म्यूजिक के अंदर तो ये बीट्स बच्चे हमारे पास सुनाई देती है। पर ये होती कैसे, ग्राफिकली ये बीट्स बच्चा हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं जहां पे साउंड ऊपर उठती है, फिर इसका एम्पलीट्यूड डाउन हो जाता है, फिर बच्चे साउंड मैक्सिमम हो जाती है, फिर मिनिमम हो जाती है। ये बच्चा हमारे पास बीट्स कुछ इस तरीके से सुनाई देती है, ये बीट्स बच्चा हमको यहाँ पर कुछ इस तरीके से सुनाई देती है। यहाँ पर एक बार लाउड साउंड होती है, बिल्कुल लाउड, फिर बच्चे कुछ फेंट साउंड आती है, फेंट आती है, फिर मेरे पास लाउड साउंड होती है। यहाँ पर इस वेव की फ्रीक्वेंसी ω1 रेडियन पर सेकेंड है और ये मेरे पास ω2 रेडियन पर सेकेंड है, और जब ये दोनों आपस में मिलती हैं तो ये बच्चे हमारे पास बीट है। इसमें बीट क्या, एक लाउड और एक फेंट साउंड की जो कॉम्बिनेशन होती है इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं, वन बीट। इसको हम यहाँ पर वन बीट, यानी कि इसके बाद ये फेंट और ये लाउड, फिर बच्चा हमारे पास एक बीट बन जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बीट्स बोलते हैं। ये बीट्स बच्चा हमको बड़े आराम से कहीं पर भी बच्चा आपको इंटरनेट के ऊपर अगर आप यहाँ पर बोले कि मेरे को ऑडिबल बीट सुननी है, साइंस के किसी भी आप वेबसाइट पर चले जाएं, और अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि मुझे ऑडिबल, यहाँ पर अगर ऑडिबल आपके पास यहाँ पर बीट्स मुझे सुननी है, मुझे ऑडिबल बीट्स को बच्चे यहाँ पर सुनना, दे ऑडिबल बीट्स फाउंड बाय द इंटरफेस। तो ये हमको शायद से यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई वीडियो मिल जाए या बच्चा हमको यहाँ पर कुछ मिल जाए। अगर यहाँ पर बीट्स आर फॉर्म्ड ऑडिबल बीट्स, तो यहाँ पर आई थिंक सो यहाँ पर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे को नहीं लगता बच्चे, मुझे वीडियो इसके अंदर से ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये बच्चा हमारे पास स्लाइटली डिफरेंट की वजह से बनती है, इतनी बात की श्योरिटी है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाती है, बीट्स आपके पास बनती है। यहाँ पर भी लाउड साउंड के ऊपर आपका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, मैक्सिमम, और फेंट साउंड के ऊपर आपका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, मिनिमम। तो बीट्स आपके पास बन जाती है। अगेन ये हमारे पास एक वेव के रिलेटेड फिनोमिना है,
और हमारे पास क्या है, मेरे पास एक पहली वेव है जो कि a साइन ऑफ ओमेगा 1 इंटू टी है, और मेरे पास यहाँ पर दिस इज द फर्स्ट वेव, और इसके साथ मेरे पास सेकंड वेव जाकर क्या हो रही है, सुपर इम्पोज हो रही है, a साइन ऑफ ओमेगा 2 इंटू टी। यहाँ पर हम kx वाली टर्म को ड्रॉप कर देते हैं ताकि हम चीजों को बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। एंड देयरफॉर, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रही है, देयरफॉर द रिजल्टेंट वेव इज, तो रिजल्टेंट वेव आपके पास क्या आ जाएगी, द रिजल्टेंट वेव इज, तो आपका रिजल्टेंट वेव किसके बराबर आ जाएगा, y1 प्लस ऑफ y2। जरा ऐड कर देते हैं तो a, और आगे की तरफ मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा 1t प्लस ऑफ साइन ऑफ ओमेगा 2 इंटू टी। तो ये हमारे पास है। अब इसको हम यहीं पर छोड़ते हैं, अब हम इसको नेक्स्ट टाइम यहीं से देखेंगे। कोशिश करते हैं कि कल हम क्लास लगा दें, क्योंकि ये हार्डली बच्चे 20 मिनट्स का और टॉपिक रह गया, तो इसको बच्चे अब हम कल डिस्कस कर लेंगे, और तब तक आप बाकी चीजों को एक बारी